अच्छा जी, तो अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12 शफ़ी मोहम्मद जतोई से यूवीएल ट्रैक। ठीक है, यूवीएल ट्रैक जो है या यूवीएल कोट, ये हाईली वास्कुलर और पिगमेंटेड लेयर होती है हमारी आई बॉल की। ठीक है, वास्कुलर है हाईली और हाईली पिगमेंटेड। अब इसको ना डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स के अंदर, कोरोइड, सीलरी बॉडी और आयरिस के अंदर। ठीक है, हमने इसको ट्रैक को डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहला कंपोनेंट कोरोइड जो है डिस्कस करते हैं। कोरोइड जो है याद रखिएगा कि ये एक्सटेंड कर रहा है ओरा सेरेटा से लेके ऑप्टिक डिस्क तक। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि ऑप्टिक डिस्क से लेके इस ओरा सेरेटा तक जो है ये कोरोइड है, ये जो यहाँ पे फिगर में रेड कलर से डिनोटेड है। अब ये जो कोरोइड है ना, ये 3 लेयर्स का बना हुआ है। अब इसकी डीपली अगर हम 3 लेयर्स देखें तो एक है सुप्रा कोरोइडल लेमिना, दूसरी वास्कुलर लेयर या स्ट्रोमा, और तीसरी इसमें ब्रूश मेम्ब्रेन होती है। अच्छा, तो ये देखिए अच्छी सी एक फिगर दिखाई गई है जिसमें तीनों लेयर्स दिखाई गई हैं कोरोइड की। तो सबसे पहली होती है सुप्रा कोरोइड लेमिना। वो आपने याद रखना है कि ये कोलेजन की मेम्ब्रेन होती है, कोलेजन फाइबर्स की, मैक्रोफेजेस की और फाइब्रोब्लास्ट की। ठीक है, इनको हम कह रहे हैं सुप्रा कोरोइड लेमिना। अच्छा, ये ज़्यादा अच्छी फिगर है जिसमें ये वाली लेयर भी शोन है, सुपरा कोरोइड लेमिना। ठीक है, हमने कहा कि ये मेम्ब्रेन है कोलेजन फाइबर्स की, मैक्रोफेजेस और फाइब्रोब्लास्ट की। और ये एक ना पोटेंशियल स्पेस होती है इस मेम्ब्रेन के और इस ऊपर वाली स्क्लेरा के दरमियान एक पोटेंशियल स्पेस होती है जिसको हम सुप्रा कोरोइडल स्पेस कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आता है नेक्स्ट कंपोनेंट वास्कुलर लेयर या स्ट्रोमा। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है फिगर में भी। तो ये अब बनी हुई है लूज कनेक्टिव टिश्यू की, पिगमेंट सेल्स होंगे इसमें, मैक्रोफेजेस, प्लाज्मा सेल्स और मेन बल्क ब्लड वेसल्स का, जो कि डिवाइड करता है इसको फर्दर 3 लेयर्स के अंदर। ठीक है, ब्लड वेसल्स इसको ना एक तो 3 लेयर्स में करनी है। एक पहली आउटर लेयर लार्ज वेसल्स की होती है। ठीक है, दोबारा इस फिगर पे आ जाए तो आउटर लेयर जो है ये इसमें लार्ज वेसल्स की होती है, दूसरी मिडिल लेयर होती है मीडियम साइज़ की वेसल्स की, और देन इनर लेयर होती है कोरियो कैपिलरीज की। ठीक है, ये हो गया सारा वास्कुलर लेयर या स्ट्रोमा। देन आता है हमारे पास कोरोइड में ब्रूश मेम्ब्रेन। ये ब्रूश मेम्ब्रेन जो होती है ना, ये कांटेक्ट में लाई कर रही है हमारे रेटाइनल पिगमेंट एपिथेलियम के साथ। अब फंक्शन क्या है इस कोरोइड का, ये असल में प्रोवाइड कर रही है न्यूट्रिशन हमारे आउटर पार्ट इस रेटाइना को। ठीक है, अप टू द आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, यानी रेटाइना की भी जो आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर है सिर्फ वहाँ तक ही उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा कोरोइड जो है ना सिग्निफिकेंट ऑक्यूलर इम्यूनिटी में भी रोल प्ले करता है। ठीक है, तो यूवीएल ट्रैक का कंपोनेंट कोरोइड कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है सीलरी बॉडी। अच्छा, सीलरी बॉडी देखिए हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था इसको डिटेल में, लेकिन यहाँ पे अगेन है। असल में ये कोरोइड जो है इसी की ही फॉरवर्ड कंटिन्यूएशन होती है सीलरी बॉडी। ठीक है, और ये रिंग ऑफ टिश्यू है, तकरीबन 6 मिलीमीटर वाइड होता है, एक्सटेंड कर रहा है ओरा सेरेटा से लेकर जो यहाँ पे स्क्लेरल स्पर बनता है, हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है, वहाँ तक ये एक्सटेंड करेगा। ठीक है, ओरा सेरेटा से लेके स्क्लेरल स्पर तक ये सीलरी बॉडी एक्सटेंड करती है, 6 मिलीमीटर वाइड होती है। इसकी शेप याद रखिएगा ट्राइंगुलर होती है। इसका जो एंटीरियर सरफेस है वो अटैचमेंट देता है इस आयरिस को, जबकि इसका आउटर साइड जो है वो स्क्लेरा के अगेंस्ट लाई कर रही है और सुप्राकोरोइडल स्पेस जो है उनके दरमियान है, जबकि इसकी इनर साइड जो है वो टूवर्ड द पोस्टीरियर चैम्बर एंड विट्रस मौजूद है। अब इस सिलेरी बॉडी के पार्ट्स हैं, इसको डिवाइड किया गया है पार्स प्लिकेटा के अंदर और दूसरा पार्स प्लेना। तो पार्स प्लिकेटा याद रखिएगा इसका एंटीरियर जो 1/3 है, तकरीबन 2 मिलीमीटर। अच्छा, ये फिगर देखिए इसमें ज़्यादा सही अच्छे से नज़र आ रहा है। तो पार्स प्लिकेटा के अंदर और पार्स प्लेना को अंदर हमने इसको 2 पार्ट्स में सिलेरी बॉडी को डिवाइड कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे लेंस है, यहाँ पे कॉर्निया वगैरह। तो अब देखिए पार्स प्लिकेटा जो है ना, ये असल में एंटीरियर 1/3 बना रहा है, तकरीबन 2 मिलीमीटर है, जिसमें हमारे पास सिलेरी मसल आ जाता है जो कि एक नॉन स्ट्राइएटेड मसल होता है, जिसमें लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर दोनों फाइबर्स होंगे, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर और रेडियल फाइबर्स। ठीक है, तो ये इसका सीलरी मसल है। दूसरा पार्ट्स प्लिकेटा में आ जाता है हमारे पास स्ट्रोमा। तो इस फिगर में भी देखते जाएं, यहाँ पे दिखाया गया ये स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा किस चीज़ का बना हुआ है याद रखिएगा, कनेक्टिव टिश्यू, पिगमेंट्स, ब्लड वेसल्स और नर्व्स इस स्ट्रोमा में मौजूद होंगी। ठीक है, अब पार्ट्स प्लिकेटा के बाद दूसरा इसका पार्ट्स प्लिकेटा का तीसरा कंपोनेंट है सीलरी प्रोसेस। ये प्रोसेस आपको फिगर में भी नज़र आ रहे हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, तकरीबन 70 to 80 होती है नंबर में, और हर एक प्रोसेस 2 मिलीमीटर लंबा होता है, 0.5 मिलीमीटर डायामीटर का होता है। ठीक है, डायमेंशंस याद होनी चाहिए। इस विलाय जो है इस प्रोजेक्शन के अंदर एक कोर होती है बीच में ब्लड वेसल की और कनेक्टिव टिश्यू की, जो कि एपिथेलियल सेल लेयर के साथ कवर हुई हुई है। ठीक है, ये देखिए ये प्रोसेस है दिखाया गया है यहाँ पे, और ये जो है देखिए एपिथेलियम के साथ भी कवर्ड है। ठीक है, तो उसके बाद आता है पार्स प्लेना। ये फिगर में भी डिनोटेड है। पार्स प्लेना जो है ये हमारा पोस्टीरियर 2/3। अब ये जो है ना तकरीबन 4 मिलीमीटर जितना सीलरी
सिली बॉडी का जो है कंपोनेंट है, ठीक है, 4 मिलीमीटर। अब इसमें जो है 2 एपिथेलियल लेयर्स पिगमेंटेड और नॉन पिगमेंटेड की होती हैं, वो इस फिगर में ज़्यादा अच्छे से गिवन है। यहाँ पे जो है देखिए, ये बाहर वाली जो है नॉन पिगमेंटेड दिखाई गई है, पूरी इसको लाइन करें, उसके अंदर जो है पिगमेंटेड एपिथेलियम दिखाई गई है जिसको लाइन कर रही है। तो ये पोस्टीरियर 230 का बना हुआ है और ये रिलेटिवली एवास्कुलर स्ट्रक्चर होता है, तो इसीलिए हमारा जो पोस्टीरियर सेगमेंट है आई का वो एंटर करता है थ्रू द पार्स प्लेना तकरीबन 3.5 to 4 मिलीमीटर बिहाइंड द लिम्बस, ठीक है, लिम्बस से 3.5 to 4 मिलीमीटर बिहाइंड ये एंटर करता है इनटू द आई, ठीक है, इतना यानी 3.5 to 4 मिलीमीटर लिम्बस के पीछे से जो है आई में एंटर किया जाता है पोस्टीरियर सेगमेंट के अंदर। अब आते हैं इसके फंक्शन पे। तो टाइट जंक्शन जो है हमारे इस नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियल सेल लेयर के मेंटेन करनी है ब्लड एक्वस बैरियर को, ठीक है, जो मैंने आपको एपिथेलियम दिखाई, तो उसमें टाइट जंक्शंस मौजूद हैं जो ब्लड एक्वस बैरियर को मेंटेन करके रख रहे हैं। दूसरा जो है हमारे पास ये क्या फंक्शन करता है, सीलियरी बॉडी ये एक्वस ह्यूमर की फॉर्मेशन कर रहा है इन सीलियरी प्रोसेसेस की मदद से। इसके अलावा अकोमोडेशन में हेल्प कर रहा है इस सीलियरी मसल की हेल्प से। इसके अलावा यूवियो स्क्लेरल आउटफ्लो जो हो रहा होता है, हम पीछे पढ़ के आए, उसमें भी कंट्रीब्यूट कर रहा है ये, और सीलियरी मसल की कॉन्ट्रैक्शन से हमारा ये ट्रेबिकुलर जो आउटफ्लो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। थर्ड कंपोनेंट आता है हमारे पास यूवियल ट्रैक का, विच इज़ द आयरिस। तो आयरिस क्या होता है, इस फिगर में भी आपको नज़र आ रहा है, ये एक पर्दे की तरह, एक सर्कुलर से डायाफ्राम की तरह है, एक सर्कुलर डायाफ्राम है, इसमें सेंट्रल एक अपर्चर है जिसको हम प्यूपिल कहते हैं, तकरीबन 2 से 4 मिलीमीटर डायमीटर का, ठीक है। अब पेरिफेरी पे ये आयरिस देखें अटैच हुआ है हमारे इस सीलरी बॉडी के एंटीरियर सरफेस के साथ, ठीक है, और डिवाइड कर रहा है स्पेस को बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस इनटू द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चैम्बर ऑफ द आई, ठीक है, इसको डिवाइड कर रहा है। अब इसके आयरिस के ना डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। अच्छा, तो आयरिस का आपने याद रखना है कि इसमें इसके पार्ट्स में कि एंटीरियर जो सरफेस है ना ये आयरिस का, इसको डिवाइड किया गया है 2 जोन्स के अंदर बाय दीज जिगजैग लाइंस, जिनको हम कोलारेट कहते हैं। ये कोलारेट जिगजैग लाइन है जिसकी मदद से हमने इसको एंटीरियर सरफेस को 2 जोन्स में डिवाइड कर दिया है। एक होता है सीलरी जोन, ठीक है, दूसरा होता है प्यूपिलरी जोन। सीलरी जोन याद रखिएगा कि ये प्रेजेंट करता है एक सीरीज़ ऑफ रेडियल स्ट्रीक्स की तरह, क्यों, क्योंकि इसमें अंडरलाइंग रेडियल ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, तो हमें इसमें रेडियल स्ट्रीक्स नज़र आती हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स क्योंकि रेडियली अरेंज्ड है। और इसमें हमें क्रिप्स भी नज़र आएंगी। क्रिप्स और डिप्रेशंस जो हैं जहाँ पे एंडोथेलियल सेल्स मिसिंग हैं, उन जगह को क्रिप्स और डिप्रेशंस हमें मिलेंगी जहाँ पे एंडोथेलियल सेल्स नहीं होंगे, मिसिंग होंगे, ठीक है, तो क्रिप्स एंड डिप्रेशन मिलेंगी। और इसके अलावा ब्लड वेसल्स हैं इसीलिए रेडियल स्ट्रीक्स मिलती हैं। दूसरा होता है ये प्यूपिलरी जोन, तो ये इस कोलारेट के और पिगमेंटेड फ्रिल के दरमियान ये प्यूपिलरी जोन लाया करता है और ये रिलेटिवली फ्लैट और स्मूथ होता है, ठीक है, ये इसका थोड़ा सा एनाटमी याद रखिएगा। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा जो आयरिस है उसमें एंटीरियर लिमिटिंग लेयर जो है मोस्ट कंडेंस्ड पार्ट होता है स्ट्रोमा का। अच्छा, तो इस फिगर में भी देखें कि इसमें स्ट्रक्चर दिखाया गया है आयरिस का, जिसमें एंटीरियर लिमिटिंग लेयर जो है, यह आपने याद रखना है कि एंटीरियर मोस्ट कंडेंस पार्ट होता है स्ट्रोमा का, और इसमें मेलानोसाइट्स और फाइब्रोब्लास्ट होते हैं। जो डेफिनेट कलर है ना आयरिस का, वो इसी लेयर पे डिपेंड करता है, ठीक है, एंटीरियर लिमिटिंग लेयर पे। इसके अलावा इसमें स्ट्रोमा होता है जो कि लूजली अरेंज कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, ठीक है, आयरिस का स्ट्रोमा लूजली अरेंज कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें स्फिंक्टर प्यूपिलाe मसल जो है वो एम्बेडेड है, और डायलेटेड प्यूपिलाe मसल होता है, वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, पिगमेंट सेल्स और बाकी सेल्स, ठीक है। तो स्फिंक्टर प्यूपिलाe तकरीबन 1 मिलीमीटर बनाता है ब्रॉड सर्कुलर बैंड जो कि प्यूपिल को सराउंड करता है, स्फिंक्टर प्यूपिलाe, ठीक है, इस फिगर में दिखाया गया है ये। और इस स्फिंक्टर प्यूपिलाe को जो पैरासिम्पैथेटिक जो फाइबर्स हैं वो सप्लाई होते हैं फ्रॉम द थर्ड नर्व, और ये कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल करवाते हैं, ठीक है। इसके अलावा होता है ये डायलेटर प्यूपिलाe। अब ये रेडियल फाइबर्स हैं जो एक्सटेंड कर रहे हैं फ्रॉम द रूट, देखिए ये रूट ऑफ द आयरिस है, यहाँ से ये डायलेटर प्यूपिलाe के फाइबर्स एक्सटेंड कर रहे हैं टू द प्यूपिलरी मार्जिन तक, और ये सप्लाई हो रहे हैं बाय द सर्वाइकल सिंपैथेटिक नर्व, इसको सप्लाई कर रही हैं और डायलेशन ऑफ प्यूपिल करवाती हैं। तीसरा होता है पोस्टीरियर एपिथेलियम। ये जो पोस्टीरियर एपिथेलियम है ये आपने याद रखना है कि इसमें 2 लेयर्स आती हैं पिगमेंटेड एपिथेलियम की, जो कि पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द आयरिस पे देखिए सिचुएटेड होती हैं, ठीक है, ये हो गया सारा इसका स्ट्रक्चर। अब आता है फंक्शन। तो अब ये आयरिस जो है ना, ये एक तो अमाउंट ऑफ लाइट जितनी जितनी हमारी आई में एंटर कर रही है उसको रेगुलेट करता है,
ठीक है। इस आयरिस की वजह से जो है कितनी लाइट एंटर करेगी आई में वो रेगुलेट होगी। डेप्थ ऑफ फोकस प्रोवाइड होता है और ऑप्टिकल एबरेशंस को मिनिमाइज़ करेगा। ये हमारे आइरिस जो है ब्लड एक्वस बैरियर को भी मेंटेन कर रहा है, क्योंकि इसमें जो कैपिलरी एंडोथेलियम है, आइरिस की कैपिलरी एंडोथेलियम में टाइट जंक्शंस मौजूद है। ठीक है, तो वो उसको ब्लड एक्वस बैरियर मेंटेन कर रहे हैं। और इसके अलावा ये एक्वस सर्कुलेशन में भी कंट्रीब्यूट करता है और आउटफ्लो में, जो हमने यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो डिस्कस किया। इसकी ब्लड सप्लाई आपने याद रखना है कि कोरोइड जो है इसको सप्लाई, जो कोरोइड जिसका हमने यूवियल ट्रैक का कंपोनेंट पढ़ा, उसको जो है हमारी शॉर्ट पोस्टीरियर सीलरी आर्टरीज ब्लड सप्लाई करेंगी। ठीक है, शॉर्ट पोस्टीरियर सीलरी, जबकि सीलरी बॉडी और आइरिस दोनों को लॉन्ग पोस्टीरियर सीलरी एंड एंटीरियर सीलरी आर्टरीज, ये आपने याद रखनी है ब्लड सप्लाई। अब जो है सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर का डिस्कस करते हैं, विच इज़ द यूवीआइटिस। डेफिनेशन यूवीआइटिस क्या होता है, इसी यूवीएल ट्रैक जो सारा डिस्कस किया, उस यूवीएल ट्रैक की इन्फ्लामेशन को हम यूवीआइटिस कहेंगे। तो इसको वेरियस वेज में क्लासीफाई किया गया। एक एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन है, जो कि जो पार्ट यूवीएल ट्रैक का इन्वॉल्व हुआ है उस हिसाब से उस पर डिपेंड करती है। यानी इसमें हम कहेंगे एंटीरियर यूवीआइटिस, इंटरमीडिएट यूवीआइटिस, पोस्टीरियर यूवीआइटिस और पैन यूवीआइटिस। एंटीरियर यूवीआइटिस में आयराइटिस भी आ जाता है, आयरिडोसाइक्लाइटिस, एंटीरियर साइक्लाइटिस। ठीक है, सारे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी कंडीशन का क्या मतलब है। ठीक है, इंटरमीडिएट यूवीआइटिस में पार्स प्लेनाइटिस, पोस्टीरियर साइक्लाइटिस और हाइलाइटिस आ जाते हैं। नंबर थर्ड हमने कहा पोस्टीरियर यूवीआइटिस होती है, इसमें कोरोइडाइटिस, कोरियोरेटिनाइटिस, रेटाइनोकोरियोडाइटिस आ जाता है। एंड लास्टली होता है पैन यूवीआइटिस, यानी सारे पार्ट्स ऑफ द यूवियल ट्रैक को, सारे यूवियल पार्ट्स की इन्फ्लामेशन को पैन यूवीआइटिस कहेंगे। एनाटॉमिकल के बाद अगली हमने इसको क्लासीफाई किया है क्लिनिकल टाइप्स में। ठीक है, अब क्लिनिकल क्लासिफिकेशन जो है ना वो मोड ऑफ ऑनसेट पे और सिम्टम्स पे डिपेंड करती है। तो उस हिसाब से अक्यूट यूवीआइटिस होता है, क्रोनिक यूवीआइटिस और रिकरेंट यूवीआइटिस। अक्यूट वाले में आपने याद रखना है कि ऑनसेट जाहिर सी बात है सडन होगा और अक्यूट सिम्टम्स के साथ होगा, जो कि 6 हफ्तों के अंदर ही रिजॉल्व कर जाएगा। लेकिन क्रोनिक यूवीआइटिस इंसीडियसली होती है, लेट सिम्टम्स होंगे उसमें, जो कि 3 महीनों से ज़्यादा टाइम तक परसिस्ट करेंगे। रिकरेंट यूवीआइटिस के रिपीटेड एपिसोड्स होते हैं जो सेपरेट होते हैं बाय पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी, यानी एक एपिसोड आएगा फिर पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी होगा, फिर एक एपिसोड, जो पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी है वो आपने याद रखना है कि 3 महीने या उससे भी लॉन्गर का हो सकता है। इसको हम रिकरेंट यूवीआइटिस कहेंगे। ठीक है, 3 महीने या उससे ज़्यादा के बाद हो रहा है। थर्ड क्लासिफिकेशन होती है हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये कौन से टाइप का इन्फ्लामेटरी रिएक्शन है उस पर डिपेंड करता है, यानी नॉन ग्रेन्युलोमेटस यूवीआइटिस या ग्रेन्युलोमेटस यूवीआइटिस, 2 टाइप्स होती हैं इसमें। हिस्टोलॉजिकली नॉन ग्रेन्युलोमेटस में हमारे पास लिम्फोसाइट होंगे रिएक्शन में, और पोलीमॉर्फ और प्लाज्मा सेल विथ फाइन मीडियम केरेटिक परसिपिटेट केपीज होंगे इसमें। जबकि ग्रेन्युलोमेटस यूवीआइटिस में जो रिएक्शन है उसमें लिम्फोसाइट्स भी होंगे, एपिथेलॉइड एंड जायंट सेल्स विथ मटन फैट केरेटिक परसिपिटेट्स एंड आइरिस नोड्यूल्स, जिसमें कोप एंड बुसाका नोड्यूल्स आ जाती हैं। ये सारा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी परेशान नहीं होना। तो बस ये फ़र्क याद रखें कि इसमें मीडियम केरेटिक परसिपिटेट्स थे नॉन ग्रेन्युलोमेटस में, जबकि ग्रेन्युलोमेटस में मटन फैट केरेटिक परसिपिटेट्स एंड आइरिस नोड्यूल्स होंगी। तो ये हो गई इसकी हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ये तीनों एनाटॉमिकल, क्लिनिकल और हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गई यूवीआइटिस की। अब क्यों हो रहा है, एटियोलॉजी क्या है, कैसे हो रहा है यूवीआइटिस, तो उसमें इन्फेक्टिव कॉजेज़ हैं, दूसरे नॉन इन्फेक्टिव। इन्फेक्टिव में आपने याद रखना है एक्सोजीनस कोई इन्फेक्शन हो सकता है, एंडोजीनस। एक्सोजीनस यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूवीएल ट्रैक में एंटर कर गया है किसी परफोरेशन के बाद, रप्चर या सर्जरी ऑफ द आई बॉल के बाद। तो इसमें आ जाता है हमारे पास परफोरेटिंग इंजरीज, परफोरेटिंग कॉर्नियल अल्सर, आफ्टर द कैटरैक्ट एंड ग्लोकोमा सर्जरी, इन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो एंटर कर जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें 3 कॉजेज आ गए। एंडोजीनस इन्फेक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्लड के थ्रू ही यूवियल ट्रैक में आएगा। अब इसमें इन्फेक्टिव एजेंट्स हमें पता होने चाहिए कि कुछ बैक्टीरिया जिसमें ट्यूबरकुलोसिस और साइफिलिस, वायरस में हर्पीस जोस्टर और HIV एड्स जो है ये ब्लड के थ्रू यूवियल ट्रैक में जाएंगे। फंजाई में कैंडिडिया एल्बिकन्स और हिस्टोप्लाज्मोसिस, इसके अलावा प्रोटोजोन टोक्सोप्लाज्मोसिस एंड लास्ट में पैरासाइट टोक्सोकैरियासिस, ये सारे एंडोजेनस इन्फेक्शन करवाएंगे। दूसरा जो कॉज होता है यूवीआइटिस का वो नॉन इन्फेक्टिव है, जिसमें नंबर 1 सेकेंडरी कॉजेज, यानी कोई टॉक्सिन की वजह से
और केमिकल मेडिएटर्स जो किसी एडजेसेंट ओक्यूलर स्ट्रक्चर से रिलीज़ हुए हैं, केमिकल मेडिएटर्स, तो उनसे जाके ये यूवीआइटिस हो जाए। फॉर एग्जांपल जैसे कॉर्नियल अल्सर से कोई ऐसे टॉक्सिन रिलीज़ हो जो यूवीआइटिस करवा सकते हैं सेकेंडरीली, ठीक है। कॉर्नियल अल्सर से, इसके अलावा स्क्लेराइटिस से, रेटिनाइटिस, ठीक है। सेकेंडरी के अलावा कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से भी यूवीआइटिस होता है, जिसमें कुछ ओक्यूलर कंडीशंस हैं। ये कॉज होती हैं जब हाइपर सेंसिटिविटी या कोई इम्यून रिएक्शन हो जाए। फॉर एग्जांपल जैसे फैको एंटीजेनिक यूवीआइटिस, सिंपैथेटिक ऑफ्थेल्माइटिस, ठीक है। तो इस तरह की ओक्यूलर कंडीशन ऑटो इम्यून डिजीज़ करवाएंगी और उससे यूवीआइटिस होगा। इसके अलावा ऑटो इम्यून डिजीज़ में सिस्टेमिक डिजीज़ भी होती हैं, लाइक एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस, जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस, बेहसिट्स डिजीज़, सार्कोइडोसिस, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़। तो ये सब भी जो है कंट्रीब्यूट करेंगी इन यूवीआइटिस। थर्ड, इडियोपैथिक भी जो है ऑटो इम्यून डिजीज़ में आ जाता है। तो तकरीबन 50% में एग्जैक्ट कॉज हमें नहीं पता होता, तो वो भी एक्यूट आयरिडोसाइक्लाइटिस करवा सकती हैं, फर्स्ट आयरिडोसाइक्लाइटिस और ग्लूकोमेटोसाइक्लाइटिक क्राइसिस। तो इन सब की जो है इंडिविजुअली हम डिटेल देखेंगे आगे। ये सारी होगी इसकी इटियोलॉजी कंप्लीट। अच्छा, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास अक्यूट एंटीरियर यूवीआइटिस, AAU, या हम इसको अक्यूट आयरिडोसाइक्लाइटिस भी कह सकते हैं, ठीक है। एनाटॉमिकली भी हमने आयरिडोसाइक्लाइटिस कहा था और क्लिनिकली हमने मोड ऑफ ऑनसेट के हिसाब से अक्यूट या क्रोनिक में किया था। तो अक्यूट आयरिडोसाइक्लाइटिस क्या होता है? ये अक्यूट इन्फ्लामेशन होती है आयरिस की भी और सीलियरी बॉडी की, तो उसको हम अक्यूट आयरिडोसाइक्लाइटिस कहेंगे या अक्यूट एंटीरियर यूवीआइटिस। इसमें कॉज जो इटियोलॉजी है वो इडियोपैथिक मोस्ट कॉमनली इसका कॉज होता है। अक्यूट एंटीरियर यूवीआइटिस की इटियोलॉजी में 50% तो इडियोपैथिक होते हैं आइसोलेशन में, लेकिन बाकी 50% जो पेशेंट हैं जिनको AAU होता है वो HLA-B27 पॉजिटिव होंगे, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये HLA-B27 पॉजिटिव होंगे पेशेंट्स। 5% जो जनरल पॉपुलेशन होती है वो HLA-B27 पॉजिटिव होती है। तकरीबन 35% जो AAU है यानी अक्यूट एंटीरियर यूवीआइटिस वो सीरो नेगेटिव होता है स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथीज़ के अंदर, ठीक है। स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथीज़ हमने पैथोलॉजी में भी डिस्कस की हैं। तो इसमें तकरीबन 35% इस तरह की कंडीशंस में पेशेंट जो है सीरो नेगेटिव होते हैं जिनको AAU है, ठीक है। तो इसमें आता है एक एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस। ये सारी जो है सीरो नेगेटिव स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथीज़ हैं जो हम बेसिक में डिस्कस करके आए हैं, ठीक है। इनमें हमें जो है AAU मिलता है। तो एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस में भी हो जाता है अक्यूट एंटीरियर यूवीआइटिस 50% केसेस में। रीटर सिंड्रोम में भी होता है जिसको हम रिएक्टिव आर्थराइटिस कहते हैं। तो इस तरह के पेशेंट में 12% केसेस में हमें अक्यूट एंटीरियर यूवीआइटिस मिलता है। और सोरियाटिक आर्थराइटिस वाले पेशेंट्स में भी अक्यूट एंटीरियर यूवीआइटिस 10% केसेस में होता है। ज़्यादातर देखिए एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस की सिचुएशन में हो रहा है। इसके अलावा इटियोलॉजी में आता है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, IBD हम डिस्कस करके आए हैं, जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन डिजीज़ हमने पैथोलॉजी में डिस्कस किया है। तो वो भी जो है 5% केसेस उनमें भी हमें अक्यूट एंटीरियर यूवीआइटिस के मिलते हैं। पैथोजेनेसिस देखें तो क्लिनिकल जो फीचर्स हैं इस अक्यूट एंटीरियर यूवीआइटिस के वो रिजल्ट कर रहे हैं, एक तो या तो अक्यूट इन्फ्लामेशन हो रही है आयरिस की और सीलियरी बॉडी की, तो उस हिसाब से हमें क्लिनिकल फीचर्स मिलेंगे। दूसरा, सीलियरी बॉडी का स्पाज्म हो जाएगा। इसके अलावा वास्कुलर डायलेशन भी हमें मिलती है। कैपिलरी की जो परमिएबिलिटी है वो बढ़ जाती है। कीमोटैक्सिस होता है इन्फ्लामेटरी सेल्स का आई के अंदर, और सेकेंडरी ग्लोकोमा हो जाता है, ठीक है। तो उस वजह से हमें क्लिनिकल फीचर्स मिलेंगे। तो अब क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं? अक्यूट आयरिडोसाइक्लाइटिस बहुत ही कॉमन फॉर्म है यूवीआइटिस की, जो कि 90% ऑफ केसेस को अकाउंट करती है। तो इसमें सिम्टम्स याद रखिएगा जो पेशेंट्स को होंगे, उसमें सडन ऑनसेट ऑफ पेन होता है उसको, वो भी डीप ओक्यूलर पेन होगा, डीप, ठीक है। आई में डीप ओक्यूलर पेन टिपिकली रात के टाइम पे वर्स होगा। इसके अलावा पेशेंट कंप्लेन करेगा कि उसका विजन कम हो गया है, फोटोफोबिया, लैक्रीमेशन हो रही है और रेडनेस इन द आई। साइंस हमें क्या मिलते हैं? जो विजुअल एक्विटी है वो पेशेंट की हमें कम मिलेगी, और लिम्बस जब हम चेक करेंगे तो हमें सर्कम कॉर्नियल कंजेशन मिलेगी वहाँ पे, ठीक है। उसके अराउंड जो है वो इस फिगर में भी देखें तो यहाँ पे मियोटिक पीपल दिखाया गया है, और ये रेड आई हो गई है बहुत ज़्यादा सीलियरी कंजेशन के साथ। नंबर थर्ड, हमें साइन में क्या मिलेगा? कॉर्निया जब हम देखेंगे इस तरह के पेशेंट्स की तो उनमें हमें केरेटिक परसिपिटेट्स मिलते हैं। केरेटिक परसिपिटेट्स क्या होते हैं? ये असल में इन्फ्लामेटरी सेल डिपॉजिट्स होते हैं एंडोथीलियम के ऊपर,
ठीक है। इन्फ्लामेटरी सेल्स ही होते हैं जो कि एंडोथेलियम पे डिपॉजिट हो जाते हैं कॉर्निया के एंडोथेलियम में, और ये याद रखिएगा। अच्छा, इस फिगर में आपको ये नज़र आ रहे हैं केरेटिक पर्सिपिटेट्स, ये डॉट डॉट से जो बने हुए हैं, ठीक है, ये असल में इन्फ्लामेटरी सेल्स ही हैं जो कि कॉर्निया के एंडोथेलियम में ये डिपॉजिट हो गए हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये आयरोडोसाइक्लाइटिस का केरेटिक पर्सिपिटेट्स जो है ये पैथोग्नोमिक साइन होता है। इसके अलावा हमें साइंस में मिलता है एंटीरियर चैम्बर, जब हम देखेंगे ना तो उसमें हमें एक्वस फ्लेयर मिलेगा, ठीक है। यानी कि ये ऑप्टिकल फिनोमेना होता है। एक्वस फ्लेयर ऑप्टिकल फिनोमेना है जो कि बेस्ड है ऑन द लाइट स्कैटरिंग विद इन द एंटीरियर चैम्बर ऑफ द आई, उसमें से स्कैटर कर रही है तो इसको हम फ्लेयर कह रहे हैं। अब ये रिफ्लेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ द ब्लड एक्वस बैरियर, यानी इसमें हमें ये मतलब पता चल रहा है, अगर ये फ्लेयर मिल रहा है कि ब्लड एक्वस बैरियर ब्रेकडाउन हो गया है और उसकी वजह से प्रोटीन्स यहाँ पे आ गई हैं, लीक हुई हैं, ठीक है। इसके अलावा एंटीरियर चैम्बर में हमें एक्वस सेल्स मिलेंगे। एक्वस सेल्स जो है वो इन्फ्लामेटरी सेल्स होते हैं जो कि डिजीज़ एक्टिविटी को इंडिकेट करते हैं कि कोई डिजीज़ हुई है, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या मिलेगा एंटीरियर चैम्बर में? फिब्रिनस एक्सुडेट। याद रखिएगा कि ये टिपिकली HLA-B27 एसोसिएटेड जो यूवेइटिस है उसमें हमें यहाँ पे फिब्रिनस एक्सुडेट भी मिलेगा। और इसके अलावा हाइपोपियन जो है वो सीवियर इन्फ्लामेशन में मिलता है। अब ये फिगर देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा अक्यूट एंटीरियर यूवेइटिस में हाइपोपियन बन गया है, ठीक है, ये देखिए नीचे, तो ये हमें सीवियर इन्फ्लामेशन में मिलेगा। एंड देन आइरिस जो है वो हमें मडी भी नज़र आ सकता है। उसकी मडी अपीयरेंस जो है क्यों हो रही है? क्योंकि उसमें एक्सुडेट की प्रेजेंस है। प्यूपिल जब हम देखेंगे तो वो मियोसिस शो करेगा, यानी बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा प्यूपिल, और स्लगिश होगा इन रिएक्शन टू लाइट। क्यों? क्योंकि प्यूपिलरी स्फिंक्टर जो है उसका भी स्पाज्म हुआ, इसलिए इसका स्लगिश रिएक्शन होगा, स्लो होगा बहुत। पोस्टीरियर साइनी की एडिशन जो है बिटवीन द प्यूपिल एंड द प्यूपिल के मार्जिन्स के और जो हमारा एंटीरियर लेंस का कैप्सूल होता है ना, उनके दरमियान आपस में एडिशन हो जाएगी। क्यों हो रही है एडिशन? ड्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिब्रिन रिच जो एक्सुडेट है ना उसकी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ये एडिशंस हुई हैं, ठीक है। तो ये इसको ना प्यूपिल को एक इरेगुलर शेप दे देगा, वो इस फिगर में दिखाया गया है। ये अक्यूट एंटीरियर यूवेइटिस है जो हमें पोस्टीरियर साइनिकी एंड इरेगुलर प्यूपिल जो है वो शो कर रहा है। ये देखिए, ये पोस्टीरियर साइनिकी एडिशंस बन गई हैं और यहाँ पे प्यूपिल बिल्कुल देखिए इरेगुलर सा हो गया। इसके अलावा साइंस में हमें जो एंटीरियर विट्रस है ना वो इन्फ्लामेटरी सेल्स शो करेगा एंटीरियर विट्रस के अंदर। मीडिया, उसकी बात करें तो रेड रिफ्लेक्स, मीडिया में आपने याद रखना है कि रेड रिफ्लेक्स जो है वो पुअर हो सकता है डिस्टेंट डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी पे, लेकिन फंडस जो है वो यूजुअली हमें बिल्कुल नॉर्मल ही मिलेगा। इंट्राओकुलर प्रेशर नॉर्मल भी रह सकता है, हाई भी हो सकता है, या इवन लो भी हो सकता है, ठीक है। ये बात हो रही है इसकी एंटीरियर अक्यूट एंटीरियर यूवेइटिस की। देन आ जाते हैं हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे। तो याद रखिएगा अक्यूट जो आयरिडोसाइक्लाइटिस है, इस कंडीशन को हमें मस्ट डिफ्रेंशिएट करना होता है बाकी कॉजेज़ ऑफ पेनफुल रेड आई के, ठीक है। पेनफुल और रेड आई बन रही है ना, स्पेशली जो अक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा है उससे हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो कुछ हम इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, ऑफन ये हमें नेगेटिव मिलती हैं विथ नो क्लियर अंडरलाइन कॉज, ये डिटरमाइन होती है इन मैनी पेशेंट, ठीक है, नेगेटिव इन्वेस्टिगेशंस मिलती हैं। इडियोपैथिक इटियोलॉजी बहुत ही कॉमन कॉज बनती है इसका। हाउएवर फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशंस हमें मस्ट कंसीडर करनी होगी। एक तो हमें CBC करवानी होगी पेशेंट की, ESR और C रिएक्टिव प्रोटीन, ब्लड शुगर चेक करेंगे। अब सीरोलॉजिकल जो टेस्ट है ना वो एक तो साइफिलिस के लिए, टॉक्सोप्लाज्मोसिस और हिस्टोप्लाज्मोसिस के लिए करेंगे। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ का भी हम टेस्ट करेंगे जिसको हम RA फैक्टर है जो, इसके अलावा लूपस एरिथेमेटस सेल्स जो हैं उनको भी हम टेस्ट करेंगे। एनका यानी एंटी न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज़ जो है वो सिस्टेमिक वास्कुलाइटिस को एक्सक्लूड करने के लिए हम चेक करेंगे, एनकास। सीरम में एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो होता है ये एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, ये हम टेस्ट करेंगे जो इंडिकेट करेगा हमें ग्रेनुलोमेटस डिजीज़ की प्रेजेंस, यानी सार्कोइडोसिस या ट्यूबरकुलोसिस या लेप्रोसी तो नहीं है पेशेंट को, तो हम सीरम ACE देखेंगे। अक्यूट जो सार्कोइडोसिस होता है ना उसमें आपने याद रखना है कि 80% ये बढ़ा हुआ होता है, एलिवेटेड होता है ACE, तो इसलिए हमने इसको भी एक्सक्लूड करना है। स्किन टेस्ट में आपने याद रखना है ट्यूबरक्यूलिन, किवेम, हिस्टोप्लाज्मिन एंड पैथेगरी टेस्ट हम करते हैं। अच्छा, ये किवेम टेस्ट जो होता है ना ये हम करते हैं ताकि हम डिस्टिंग्विश करें सार्कोइडोसिस को फ्रॉम कंडीशन जो कि अदरवाइज इनडिस्टिंग्विशेबल सिम्टम्स शो करें, जैसे बेरिलियोसिस वगैरह से जो है हम डिस्टिंग्विश करने के लिए टेस्ट करते हैं। और हिस्टोप्लाज्मिन स्किन टेस्ट भी हम करते हैं ताकि कोई फंगस यानी हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम के साथ तो एक्सपोजर नहीं हुआ, उसको चेक करने के लिए स्किन टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा ये जो पैथोलॉजी टेस्ट है
ये नॉन स्पेसिफिक हाइपर सेंसिटिविटी स्किन रिएक्शन इंड्यूस होता है नीडल प्रिक से, जो कि हम परफॉर्म करते हैं ताकि हमें एविडेंस मिले इस फिनोमेना का, यानी हाइपर सेंसिटिविटी काइंड ऑफ टेस्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा हम रेडियोलॉजिकल कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी करवाते हैं इस एक्यूट एंटीरियर यूवियाटिस में, जिसमें एक्सरे चेस्ट होता है, सैक्रो इलियक जॉइंट्स का और लंबर स्पाइन का एक्सरे याद रखिएगा। और HLA हमने कहा बहुत कॉमन इसमें एसोसिएशन है। HLA-B27 की जो टिश्यू टाइपिंग है, ये तकरीबन 50% केसेस में विद एक्यूट एंटीरियर यूवियाटिस में हमें HLA-B27 पॉजिटिव मिलता है। ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी यानी OCT हम करेंगे ताकि हम मैक्यूलर इडीमा को असेस कर सकें। विट्रस बायोप्सी याद रखिएगा कि रिक्वायर्ड होती है सर्टेन केसेस ऑफ यूवियाटिस में, जो कि ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे, तो हम उनमें विट्रस बायोप्सी करते हैं, ठीक है। ये इन्वेस्टिगेशंस के बाद अब आते हैं ट्रीटमेंट पे। तो ट्रीटमेंट क्या होता है, एम क्या है ट्रीटमेंट का, कि एक तो पेशेंट के सिम्टम्स रिलीव हों, दूसरा अंडरलाइंग जो कॉज है उसको ट्रीट किया जा सके और आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस ना हो उनसे प्रिवेंट किया जा सके। तो नंबर 1 हम साइक्लोप्लेजिक्स ड्रग्स देते हैं। सारी तरह की जितनी भी टाइप्स है ना यूवियाटिस की हमने क्लासिफिकेशन में देखी, सब में हम साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स देते हैं। कॉमनली जो है कौन सी यूज़ की जाती है, एट्रोपिन सल्फेट 1% आई ड्रॉप होता है या ऑइंटमेंट 2 to 3 टाइम्स डेली दिया जाता है। दूसरा होमो एट्रोपिन, ये 2% ड्रॉप होता है, ये भी 2 से 3 बार दिन में। और तीसरा साइक्लोपेंटोलेट आई, लेकिन ये 1% ड्रॉप है जो 3 से 4 बार दिन में दिए जाएंगे। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि इससे कंफर्ट और रेस्ट मिलता है आई को, ठीक है। क्यों, कैसे, कि स्पाज्म जो है ना सीलेरी बॉडी का और आयरिस का, वो इन ड्रग्स से जो है वो रिलीव हो रहा है, तो पेशेंट को कंफर्ट और रेस्ट मिलेगा आई को। इसके अलावा इनकी वजह से डायलेशन भी हो रही है प्यूपिल की, तो प्यूपिल डायलेट होगा तो पोस्टीरियर साइने की प्रिवेंट होगी उसकी फॉर्मेशन, और ब्रेक ऑलरेडी फॉर्म्ड साइने की, यानी जो पहले से साइने की बन गई है उसको ये ब्रेक करेंगी ताकि सेकेंडरी ग्लोकोमा ना हो, ठीक है। हमने पढ़ा ना इसकी वजह से सेकेंडरी ग्लोकोमा भी हो सकता है साइने की फॉर्मेशन से, जो आयरिस के और लेंस के दरमियान एडिशंस बन रही हैं, तो उससे ग्लोकोमा हो सकता है, तो उसको प्रिवेंट ये ड्रग्स करेंगी। और इसके अलावा ये ड्रग्स जो है एक्सोडेट की फॉर्मेशन को भी प्रिवेंट कर रही हैं, क्योंकि ये कैपिलरी की परमिएबिलिटी को कम कर रही है। दूसरा हम स्टेरॉइड्स देते हैं, याद रखिएगा ये मेन स्टे होते हैं नॉन इन्फेक्टिव वाली जो हमने यूवियाटिस की टाइप्स पढ़ी उनमें, ठीक है। तो ये हम टॉपिकली आई ड्रॉप्स की फॉर्म में भी स्टेरॉइड्स दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे प्रेडनिसोलोन या डेक्सामेथासोन 4 से 6 बार दिन में टॉपिकली। इसके अलावा टॉपिकली ऑइंटमेंट भी होती है आई में, जो हम बेड टाइम पे देते हैं स्टेरॉइड्स की। और तीसरा पेरी ओकुलर इंजेक्शंस भी स्टेरॉइड्स के लगाए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एंटीरियर सब कंजक्टाइवल या फिर सब टेनन इंजेक्शन सीवियर वाले केसेस में हम देंगे। तीसरा ट्रीटमेंट में आपने याद रखना है कि हम एनसेड्स देते हैं सिस्टेमिकली, तो ये यूज़फुल होती है यूवियाटिस में, जो साथ में पेशेंट को अगर आर्थराइटिस भी है तो सिस्टेमिकली खाने के लिए एनसेड्स देंगे। सिस्टेमिकली स्टेरॉइड्स भी देते हैं, जैसे प्रेडनिसोलन 1 to 1.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से डिवाइडेड डोज में देते हैं जो सीवियर वाले केसेस हैं उनमें। इसके अलावा याद रखिएगा एंटी मेटाबोलाइट्स ट्रीटमेंट में, जैसे हमारा एजाथायोप्रीन है, मीथोट्रिक्सेट, ये एंटी मेटाबोलाइट्स जब यूवियाटिस जो है स्टेरॉइड्स को या स्टेरॉइड्स से पेशेंट इनटॉलरेबल है या स्टेरॉइड्स को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो फिर हम एंटी मेटाबोलाइट्स देंगे। एजाथायोप्रीन एक सिंगल डोज की तरह 2 मिलीग्राम पर केजी पर डे दिया जाता है, और मीथोट्रिक्सेट हफ्ते वाला डोज होता है, यानी 10 to 15 मिलीग्राम पर वीक दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये एंटी मेटाबोलाइट्स का डोज भी दे सकते हैं। देन ट्रीटमेंट में साइक्लोस्पोरिन, ये एक पावरफुल एंटी टी सेल इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है साइक्लोस्पोरिन। ये अब वो केसेस जो स्टेरॉइड से भी रेजिस्टेंस है उनको देंगे हम। बेहसेट डिजीज़ में याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग ऑफ चॉइस हमारे पास साइक्लोस्पोरिन होती है। इसकी जो प्रिपरेशन है ना वो है नी ओरल डोज 2 मिलीग्राम पर डे और सेंडीम्यून 2.5 मिलीग्राम पर डे, ये आजकल इसकी प्रिपरेशंस आती हैं साइक्लोस्पोरिन की। एंटीबायोटिक्स भी याद रखिएगा, इन्फेक्टिव वाली यूवियाटिस में हम दे सकते हैं टॉपिकल ड्रॉप्स की फॉर्म में, या उसका भी इंजेक्शन लगा देंगे पेरी ओकुलर इंजेक्शन, या सिस्टेमिकली हम थेरेपी में एंटीबायोटिक्स देंगे इन्फेक्टिव वाले में। और इंट्रा ओकुलर स्टेरॉइड कब देंगे, जब इंट्राविट्रियल ट्राइएमसिनोलोन एसीटोनाइड जो है, ये जो ड्रग है विट्रस में हम देते हैं ट्राइएमसिनोलोन एसीटोनाइड स्टेरॉइड, हम बार बार पढ़ते हैं 4 मिलीग्राम इन 0.1 ml। ये हम दे सकते हैं सिस्टोइड मैक्यूलर एडिमा के लिए, जो कि अनरिस्पॉन्सिव है टू अदर फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट, यानी ये रेटाइना की जो लेयर है वहाँ पे एडिमा हो जाता है, उसको कहते हैं, आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सिस्टोइड मैक्यूलर एडिमा। तो उसको हम देंगे जो बाकी ट्रीटमेंट से अगर ट्रीट नहीं हो रहा तो इंजेक्ट कर देंगे विट्रस के अंदर ट्राइएमसिनोलोन एसीटोनाइड। लास्ट होता है सुप्रा कोरोइडल ट्राइएमसिनोलोन एसीटोनाइड, ठीक है। कोरोइडल सुप्रा कोरोइडल ही हम दे सकते हैं।
दैट्स इट। यहाँ पे हमारा अक्यूट एंटीरियर यूवियाटिस कंप्लीट हुआ, जिसको हम अक्यूट आयरिडोसाइक्लाइटिस भी कह रहे थे। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्रोनिक एंटीरियर यूवियाटिस, जिसको हम क्रोनिक आयरिडोसाइक्लाइटिस कहेंगे, CAU। सेम बात है, बस अक्यूट की जगह क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाए आयरिस की और सीलियरी बॉडी की, तो उसको हम CAU या क्रोनिक आयरिडोसाइक्लाइटिस कहते हैं। क्लिनिकल फीचर अब इसके जो है ना उस अक्यूट वाली टाइप से कम कॉमन है, इतने कॉमन नहीं है, और कैरेक्टराइज हुए कि इसमें परसिस्टेंट मुसलसल इन्फ्लामेशन रहेगी जो कि रिलैप्स करेगी इन लेस देन 3 मंथ, यानी 3 महीनों से भी कम टाइम के बाद दोबारा हो जाएगी। ठीक है, तो बार बार रिलैप्स करती है इन्फ्लामेशन, परसिस्ट करेगी। सिम्टम में पेशेंट ज़्यादातर याद रखिएगा एसिम्टोमेटिक ही रहते हैं जब तक कि कोई कॉम्प्लिकेशन ना डेवलप हो जाए। साइंस हमें क्या मिलेंगे, इस तरह के पेशेंट्स की जो आइज़ हैं वो यूजुअली वाइट होती हैं, फ्लेयर जो मैंने आपको पीछे डिस्कस किया, हमने बताया मैंने आपको, और सेल्स ये हमें इसमें भी मिलेंगे, फ्लेयर एंड सेल्स। इसके अलावा केरेटिक पर्सिपिटेट लार्ज ग्रीजी मटन फैट होते हैं इन अपीयरेंस। इस फिगर में देखें बहुत अच्छे से दिखाया गया क्रोनिक एंटीरियर यूवियाटिस में, जिसमें हमें ये मटन फैट केरेटिक पर्सिपिटेट्स नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इस फिगर में भी अच्छे से ये दिखाया गया है मटन फैट केरेटिक पर्सिपिटेट, देखिए कितना अच्छा से दिखाई दे रहा है, देखिए बिल्कुल ब्लर सी हो गई है एंटी जो कॉर्निया वगैरह है पूरी आई। तो ये असल में ज़्यादातर ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन में कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ठीक है, ये येलोइश ग्रीजी पर्सिपिटेट होते हैं इन्फ्लामेटरी सेल्स के, तो ये हमें इसमें भी ज़्यादातर मिलेंगे क्रोनिक एंटीरियर यूवियाटिस में। और पोस्टीरियर साइनिकी जो हमने एक्यूट में पढ़ा था ना, इसमें भी है ऑक्लूजो प्यूपिलाई या रिंग साइनिकी, ये इसमें प्रेजेंट होंगी। तो इस फिगर में देखिए यहाँ पे क्रोनिक यूवियाटिस दिखाया गया है ऑक्लूजियो प्यूपिलाई के साथ, यानी प्यूपिल बिल्कुल देखिए ऑक्लूड हो चुका है, और ये पोस्टीरियर साइनिकी हो गई है। आयरिस जब हम देखेंगे तो उसमें हमें नोड्यूल्स मिलेंगी जो कि टिपिकल होती हैं ग्रेनुलोमेटस डिजीज़ में, और इसमें आ जाती हैं हमारे पास, इस फिगर में देखें अच्छे से दिखाया गया है कि आयरिस में नोड्यूल्स टिपिकली ग्रेनुलोमेटस डिजीज़ में होती हैं, और इसमें ये एक आती हैं कॉपी नोड्यूल्स। ठीक है, ये नज़र आ रही है कॉपी नोड्यूल्स, तो ये प्राइमरीली जो पिपल का मार्जिन है ना उस पर बनती हैं नोड्यूल्स। दूसरी होती है ब्यूसाका नोड्यूल्स। ठीक है, अब ये ब्यूसाका नोड्यूल्स आपने याद रखना है कि आयरिस के सरफेस पे मौजूद होंगी, ये मार्जिन पे प्यूपिल के और ये सरफेस ऑफ द आयरिस पे। अब देन आता है हमारे पास इन्वेस्टिगेशंस। अच्छा, तो एक बार इस फिगर में भी देखिए अच्छा दिखाया गया है कि ये मार्जिन ऑफ द प्यूपिल पे ये कॉपीज नोड्यूल्स बन गई हैं, जबकि बुसागा नोड्यूल्स सरफेस ऑफ द आयरिस पे। देन इन्वेस्टिगेशंस जो हमने करवानी है वो सेम ही है जिस तरह हम अक्यूट आयरिडोसाइक्लाइटिस में जो करवाई थी। ट्रीटमेंट जो होता है ना इसका नॉन स्पेसिफिक होता है, ताकि बस हम कंट्रोल करें सिम्टम्स को भी और साइंस ऑफ द यूवियाटिस को। और स्पेसिफिक जो ट्रीटमेंट है वो क्या होगा कि अंडरलाइन कॉज को सही किया जा सके। कॉम्प्लिकेशंस फिर क्या होंगी, तो कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट बहुत ही कॉमन इसमें कॉम्प्लिकेशन है, याद रखिएगा। इस फिगर में भी देखें क्रोनिक आयरिडोसाइक्लाइटिस में ये कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट हो गया है। ठीक है, और पोस्टीरियर साइनिकी एडेशन फॉर्म भी हमें मिल रही है। और दूसरा सेकेंडरी ग्लोकोमा बहुत ही फ्रीक्वेंट कॉम्प्लिकेशन है। जो क्यों हुआ है सेकेंडरी ग्लोकोमा, क्योंकि इसमें ट्रेबिकुलर जो मेशवर्क है ना वो इन्फ्लामेटरी सेल्स और डेब्रिस की वजह से ब्लॉक हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, तो ड्रेनेज नहीं होगा तो सेकेंडरी ग्लोकोमा होगा। इसके अलावा अक्यूट ट्रेबिकुलाइटिस, यानी उसकी भी इन्फ्लामेशन हो रही है ट्रेबिक्यूल की, जो इन्फ्लामेशन और इडिमा करवा देगा ट्रेबिकुलर मेशवर्क का। ठीक है, एंड इसके अलावा पोस्टीरियर साइनिकी या सेक्लूजियो पुपिलाए जो आयरिस बॉम्ब करवाएगा और एंगल क्लोजर हो जाएगा। ठीक है, देन आता है हमारे पास थर्ड साइक्लेटिक मेम्ब्रेन। साइक्लेटिक मेम्ब्रेन जो है ये भी इसमें कॉम्प्लिकेशन है, जो कि क्यों बनती है, जब एक्सुडेट जो है ना लेंस के पीछे एक्सुडेट, उसके ऑर्गेनाइजेशन की वजह से एक साइक्लेटिक मेम्ब्रेन बन जाएगी। एंड कोरियोडाइटिस भी होता है, यानी ये डेवलप करेगा जब आयरिडोसाइक्लाइटिस आयरिस और सिलियरी बॉडी की इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर जाए एनाटॉमिकल कंटिन्यूटी की वजह से और पीछे चले जाए, तो कोरोइड की भी इन्फ्लामेशन हो जाएगी। रिटाइनल कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, आपने याद रखना है क्रोनिक आयरिडोसाइक्लाइटिस में। एक तो सिस्टोइड मैक्यूलर इडिमा CME जो हमने कहा हम आगे डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा एक्सुडेटिव रिटाइनल डिटैचमेंट भी हो जाती है। ठीक है, रिटाइना जो है एक्सुडेटली रिटैच भी हो जाता है। सिस्टोइड मैक्यूलर इडिमा याद रखिएगा कि मैक्यूला जब स्वोलन हो जाता है और टाइनी ब्लिस्टर्स फ्लूइड फॉर्म के जो है वो सिस्ट की तरह के हमें नज़र आएंगे, रेटाइना को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो अब इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन में ऑप्टिक डिस्क का एडिमा भी हो जाता है, आपने याद रखना है। सीवियर केस वाले आयरिडोसाइक्लाइटिस में ऑप्टिक डिस्क का भी एडिमा होगा, और बैंड कैरेटोपैथी हो जाती है लॉन्ग स्टैंडिंग क्रोनिक यूवियाटिस में, बैंड कैरेटोपैथी। इस फिगर में देखिए ये बैंड कैरेटोपैथी दिखाई गई है क्रोनिक एंटीरियर यूवियाटिस की। ये क्या होती है, ये कॉर्नियल डीजेनरेशन होती है जो कि ज़्यादातर फाइन डस्ट लाइक कैल्शियम डिपॉजिट्स की बनी होती है सब एपिथीलियम बोमेन लेयर और एंटीरियर स्ट्रोमा के अंदर। ठीक है, कॉर्नियल डीजेनरेशन ही होती है। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन देखिए कितनी ज़्यादा है, याद रखनी है सारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाइपोटोनी,
एक्यूट इन्फ्लामेशन हमारी सीलियरी बॉडी की हो रही है, हमने देखा, तो वो एक्वस की हाइपोसिक्रीशन करवा देगी, वो सिक्रीट नहीं हो पाएगा उससे, और इंट्राऑकुलर प्रेशर लो हो जाएगा, जो कि रिवर्स किया जा सकता है बाय द ट्रीटमेंट के साथ, ठीक है। तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन, ये एक्यूट की बात हुई। अब क्रोनिक इन्फ्लामेशन जो है ना वो सीलियरी बॉडी को ही डैमेज कर देगी, और उसकी ना सीलियरी जो प्रोसेसेस हैं हमारे उसमें उनकी एट्रोफी हो जाएगी, तो उसकी वजह से परमानेंट हाइपोटोनी हो सकती है, ठीक है, हो जाएगी। देन लास्ट कॉम्प्लिकेशन है थीसिस बल्बाई। थीसिस बल्बाई क्यों हो रहा है? क्योंकि हाइपोटोनी हो रही है लॉन्ग स्टैंडिंग क्रोनिक यूवियाटिस में, तो वो आगे जाके थीसिस बल्बाई करवा देगा, यानी श्रंकन नॉन फंक्शनल आई हो जाएगी, उसको हम कहते हैं थीसिस बल्बाई। हाइपोटोनी मतलब हाइपोटेंशन, ठीक है, ओक्यूलर हाइपोटेंशन, याद रखिएगा, इंट्राऑकुलर प्रेशर लो होने की वजह से। दैट्स इट, यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ हमारा टॉपिक। देन आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द इंटरमीडिएट यूवियाइटिस।